हेलो एवरीवन। आज जिस सेगमेंट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बहुत खतरनाक ये चैप्टर रहता है। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, या मैं कहूँ उतना पसंद नहीं करते हैं इस चैप्टर को। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं पूरा एनसीईआरटी विद जेई मेंस जेई एडवांस सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। पूरा ऑर्गेनिक में अपने यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वाली केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलो एल्केन्स, एल्वेरिन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पीओसी, अमाइंस। वो कुछ पढ़ा चुका हूँ पूरा ऑर्गेनिक। ये मान लीजिए ऑर्गेनिक का लास्ट सेगमेंट दैट इज बायोमोलिक्यूल, वो मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेनली इसमें 5 सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन। सारे सेगमेंट को बहुत प्यारे ढंग से कवर करते हुए चलेंगे। और इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कि यार इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन किसी बुक का सॉल्व कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में यहाँ पढ़ाता हुआ चलूंगा। मैं जो सेगमेंट यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज कार्बोहाइड्रेट। पहला सेगमेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम में ना दो चीजें आती हैं, कार्बन और हाइड्रेट। तो इसकी ओल्ड डेफिनेशन पता है क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट की जो ओल्ड डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन, वो तो यही थी कि यार हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। बेसिकली क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब इन जनरल फॉर्मूला था CxH2O होल y। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो C6H12O6, तो C6H2O होल 6, ठीक है। सुक्रोज की बात कर लीजिए, बड़ी पुरानी डेफिनेशन थी। नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन कहती है कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी कायरल सेंटर हो। दूसरा पॉइंट, पोली हाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH हो, एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट में दो ही फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या? एल्डिहाइड या कीटोन अलोंग विद अल्कोहल, ठीक है। या और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जिन्हें तोड़ दिया जाए तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दे। क्लियर है? इस चीज को समझेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। यार सैकराइड का क्या मतलब है दोस्त? मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये वर्ड है ना, संस्कृत वर्ड है जो शक्कर से आया है। शक्कर मतलब शुगर, शुगर चीनी। अच्छा, संस्कृत वर्ड है। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स जो डेराइव हुए हैं वो संस्कृत वर्ड से हुए हैं। जैसे सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना, स्वेटर, संस्कृत में स्वेटर को कहते हैं स्वेदर। स्वेदर वर्ड संस्कृत वर्ड है, वहीं से इंग्लिश वर्ड डिराइव हुआ है स्वेटर। क्लियर? उसी तरह शक्कर, शक्कर से सेक्राइड नाम। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड यूनिट के बेसिस पे। यानी जब आप उसको तोड़ो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो तो कितनी कितनी यूनिट्स मिले। पहला पॉइंट, पहला क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, यानी वन या सिंगल यूनिट, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे शुगर जिनको तोड़ा ना जा सकता। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, आर्बिनोज, राइबोज, जाइलोज, लाइट, आयोडोज, टेलोज एंड सो ऑन। तो इन एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड का मतलब है जब आप किसी कंपाउंड को तोड़ो, जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो तो कितनी यूनिट्स मिले? 2 से 10। जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो यदि 2 से 10 यूनिट मिल रही हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड है। 3 नाम आप ध्यान रखेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तीन तीन नाम बस। पॉलीसेक्राइड जब बहुत सारी यूनिट्स मिल जाए, 10 से ज्यादा यूनिट्स मिल जाए, उसमें बस मेनली तो दो नाम ध्यान रखने हैं, स्टार्च और सेलुलोज। बाकी नाम ध्यान रखना चाहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। गम और रेजिन, और भी एग्जाम्पल्स है ना। पॉलीसेक्राइड जो है ना वो स्वीट एंड टेस्ट नहीं है, जो मीठे नहीं है, इसलिए इनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। ये इनमें कोई मीठापन नहीं है किसमें? पॉलीसेक्राइड में, इसलिए दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। क्लियर है? पहला पॉइंट पता लग गया मैंने क्या क्या बोला। मैंने सिर्फ हर चीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, इसके बाद एनसीईआरटी मत पढ़ लेना। सुन लो मेरी बात, सारी चीजें सुन लो। आपके सामने पूरा बायोमोलिक्यूल्स और बहुत बेहतरीन कंटेंट में रखने जा रहा हूँ, यूं मान लीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिनके अंदर पोली हाइड्रोक्सी है, एक से ज्यादा OH है, और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप देखने को मिल सकता है। क्लियर है? जब आप उसको तोड़ोगे तो मोनोसेक और क्लासिफिकेशन करोगे तो मोनोसेक्राइड, जिन्हें फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। ओलिगोसेक्राइड तोड़ने पर 2 से 10 यूनिट मिले, पॉलीसेक्राइड बहुत सारी यूनिट्स मिले। क्लियर ना? अब एक जनरल पॉइंट है, नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसेक्राइड। जनरली मोनोसेक्राइड्स में कितने कार्बन हो सकते हैं? 3 से लेकर 7 कार्बन हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट एल्डोज, क्या मतलब एल्डोज? अभी नहीं था। इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे पहला पॉइंट सोचकर देखो, यदि मैं कहता हूं सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट सोचो, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट,
मैं एच लगा दूं, मैं ओ एच लगा दूं। एल्डिहाइड होना चाहिए, येलो एल्डिहाइड। अब एक से ज्यादा ओ एच होना चाहिए, तो मैं यहाँ सी एच टू के साथ एक ओ एच और लगा दूं क्या? इस कंपाउंड का नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। कैपिटल डी इसलिए बोल रहा हूं, लास्ट कायरल सेंटर पे ओएच राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड होता तो वेल होता। जनरली नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो सब डी कन्फिग्रेशन रखते हैं, कैपिटल डी। अच्छा, ग्लूकोन डी में जो डी होता है, ग्लूकोन डी में जो डी होता है कैपिटल डी, ये बताता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लास्ट कायरल सेंटर पे ओएच राइट हैंड साइड होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सबसे छोटा एल्डोज मतलब एल्डिहाइड से आया है, इस ग्लिसरल्डिहाइड। इसी में कीटोन की कैटेगरी में रखूं तो कुछ ऐसा कह सकता हूँ क्या? सी एच टू ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू ओ एच। सर ये तो क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या ऐसी बात हम सोच सकते हैं क्या? ऐसी बात हम सोच सकते हैं क्या? ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजों को और अच्छे लेवल पर सीखते हैं। चीजों को और अच्छे लेवल पर सीखते हैं। अब कैटेगरी नेमिंग ऑफ शुगर, शुगर की नेमिंग करना बता रहा हूँ। तीन पार्ट रहते हैं शुगर में। क्या रहते हैं? तीन पार्ट। क्या है? पहला पार्ट आपको बताता है टाइप ऑफ कार्बोनिल, यानी दो ही ग्रुप हो सकते हैं ना, तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन। यदि एल्डिहाइड है, यदि एल्डिहाइड है तो हम नाम लिखते हैं एल्डो। यदि कीटोन है तो नाम लिखते हैं कीटो। सेकंड पार्ट आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तीन कार्बन है तो ट्राई, चार कार्बन है तो टर, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स। क्लियर है? क्लियर है? लास्ट में हर शुगर के लास्ट में एक सफिक्स ऐड किया जाता है, ओस। मतलब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से रिलेट कर पाएंगे दोस्त। एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत आराम से देखना। ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, ओ एच, एच और एच। थर्ड कार्बन पे, वन टू थ्री, थर्ड कार्बन पे मैंने ओ एच लेफ्ट हैंड साइड रखा। थर्ड कार्बन पर ओ एच मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा, बाकी सारे राइट हैंड साइड हैं। ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया। और लास्ट कार्बन सेंटर पे ओ एच राइट हैंड साइड है, तो मैं इसे डी ग्लूकोज कह दूं। डी ग्लूकोज कह दूं। अब इसका कैटेगरी नेम में कुछ ऐसा कह सकता हूँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो एल्डो लिखूंगा। कितने कार्बन है? छह, तो हेक्स लिखूंगा। लास्ट में सफिक्स कौन? ओस। लास्ट में सफिक्स कौन? ओस, यानी इट इज एल्डो हेक्सोस। एल्डिहाइड होगा, छह कार्बन होंगे, लास्ट में सफिक्स आएगा ओस। क्लियर है? ग्लूकोन डी में कैपिटल डी, जब आपने देखा होगा यार, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं, ग्लूकोज की मैं बात करूं तो वहां स्मॉल डी नहीं लिखा होता। स्मॉल डी है तो लोकल डब्बा है, मत खरीदना भाई। यदि कैपिटल डी लिखा है तो ये बताना चाह रहा है कि ये जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है ना, इसमें लास्ट कार्बन सेंटर पे ओ एच राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। क्लियर? मैं आपको एक और पॉइंट मजेदार बात बताता हूँ। सफिक्स मैंने कहा ओस। शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर मीठा है क्या? हाँ। तो दुनिया में जितने भी नाम है जिनके नाम में ओस आता है, यानी उसमें मिठास है क्या? क्या उसमें मिठास है? क्या ऐसा कुछ सोच पा रहे हैं क्या? आप कुछ खतरनाक सोच पा रहे हैं? हाँ सर, मैं समझ गया। क्या? प्रपोज। मैं समझ गया। क्या? रोज। अरे वाह! क्या और सोच पा रहे हैं? और कुछ खतरनाक सोच पा रहे हैं? मैं और कुछ खतरनाक सोचूं तुम्हारे लेवल पर, तो मैं सोच पा रहा हूँ क्या? डोज। ओहो माय गॉड, बस बस बस। समझदार को काफी है इशारा। समझदार को काफी है इशारा। कहोगे तो बता दूंगा दोबारा। फिलहाल चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। नाम, नाम एक काम की टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाम है जिसका एपिमर, नाम है जिसका एपिमर। क्या है ये एपिमर वाला? सुनना सुनना, सीखना सीखना। अब देखना, मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ। सारे ओ एच राइट हैंड साइड, सारे ओ एच राइट हैंड साइड। ठीक है? और एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ थर्ड कार्बन पर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्या वो ग्लूकोज है क्या? क्या दोस्त वो ग्लूकोज है क्या? क्या दोस्त मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी एलोज। सारे ओएच राइट हैंड साइड, दिस इज डी एलोज। अब ध्यान से सोचो, क्या कोई ऐसा कार्बन आपको दिख रहा है जहां कन्फिग्रेशन अलग है? क्या मैं वो मार्किंग करूं तो वो थर्ड कार्बन है क्या? ध्यान से देखना। थर्ड कार्बन पर सिर्फ कन्फिग्रेशन पलटी है क्या? थर्ड कार्बन पर सिर्फ कन्फिग्रेशन पलटी है क्या?
ऐसे दो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक ही कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ऐसे दो कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, उन्हें कहते हैं एपीमर्स। कौन से कार्बन पर है? थर्ड कार्बन पे, तो क्या मैं C3 एपीमर कह दूं? थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पलटा है तो क्या मैं इसे C3 एपीमर कह दूं? क्या क्या मैं डेफिनेशन पढ़ लूं क्या? क्या क्या ये डायस्टीरियोमर है क्या? ध्यान से सोचो, क्या ये डायस्टीरियोमर है? क्यों? क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ना ही सुपर इम्पोज कर रहे हैं। विद मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर है, बट कॉन्फ़िगरेशन खाली किस पर बदल रही है? सिर्फ एक पर। दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट ओनली वन स्टीरियो सेंटर। सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, दे आर एपिमर्स। ब्रैकेट में कुछ बात लिखी है, अदर देन एरोमेरिक कार्बन। अदर देन एरोमेरिक कार्बन। दोस्त, अभी हम एरोमेरिक कार्बन को नहीं जानते, इसलिए नहीं सोचेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे जब सोचेंगे। आज ही भी थोड़ी देर में। एपीमर क्या बोला? एपीमर बोला कोई भी दो कंपाउंड्स के बीच रिलेशन, उनमें सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, दे आर एपीमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। एपीमर की डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या? चलो, मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे रखता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ध्यान से सोचो तो थर्ड कार्बन पर, किसी को थर्ड नहीं दिख रहा तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। थर्ड कार्बन पर OH, लेफ्ट हैंड साइड डी ग्लूकोज। चलो, एक और स्ट्रक्चर बनाया डी मैनोस का स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखनी, बट इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान से सोचो। इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान से सोचो तो आपको कोई ऐसा कार्बन नजर आ रहा है जहां कॉन्फ़िगरेशन पलटा है? यानी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ सेकंड कार्बन पे। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ दोस्त सेकंड कार्बन पे। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, दैट इज डी ग्लूकोज डी मैनोज आर C2 एपिमर। ग्लूकोस और एलोस तो अभी देखते ही आए हैं, कौन सा एपिमर है? C3 एपिमर। ग्लूकोस और गैलेक्टोस कौन सा है? C4 एपिमर। C4 एपिमर। अब मैं एक बहुत धमाकेदार बात बता देता हूँ भैया। मैगी खाने का शौक है क्या? मैगी खाने का शौक है? जी हाँ। ग्लूकोस वाली मैगी खाओगे? ग्लूकोस वाली, ये ऐसी मैगी मैं खिलाता हूँ ना। एमएजी मैगी, मैगी एमएजी, तो मैगी तो GI होता है, अच्छी बात है। ग्लूकोज के साथ जब कंपैरिजन करोगे तो ध्यान रखने के लिए ध्यान रख सकते हो, ये C2 एपिमर है, C3 और ये C4। ओहो, मैगी। अरे हाँ, मैगी। मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज, क्या इतनी बात ध्यान रखेंगे मैगी से? 234 ग्लूकोज के साथ जब भी एपिमर पूछे, मीन्स लेवल पर, नीट लेवल पर कभी क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पता लग गया क्या चीजें? आइए कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, मेंस अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट की जान आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा बायोमोलिक्यूल एकदम जबरदस्त पढ़ा रहा हूँ, सीख लीजिए। ओहो, लाइट गई, जाने दो। इन्वर्टर है अपने पास। सो वापस आते हैं। कहता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर। क्या बात करने जा रहे हैं? अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। कलर ये लेते हैं, येलो। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट समझना, रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे, कौन होंगे रिड्यूसिंग शुगर? जिनमें एटलीस्ट वन हेमी एसिटल और हेमी कीटल फंक्शनल ग्रुप हो। व्हाट इज हेमी एसिटल, हेमी कीटल? मैंने सारी बात आपको वहां पढ़ा रखी है कार्बोनिक कंपाउंड में, बट फिर भी एक बार बोलता हुआ चलूंगा, ध्यान से सीखना। OH OR, यदि इस पर H है ना, एक कार्बन जिस पर H है और उस पर OH OR है, तो इसको कहते हैं हेमी एसिटल। OH OR हो और H ना हो, दिस इज हेमी कीटल। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जिनमें एक भी हेमी एसिटल हेमी कीटल लिंकेज आ जाए, आप कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जिनमें सिर्फ एसिटल लिंकेज हो, जिनमें सिर्फ एसिटल कौन? ये रही, OR OR विद H, तो आप कहते हैं उसे नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? अब सुनना, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं, फेलिंग भी देते हैं और बेनेडिक्ट भी। ये पॉइंट मैंने कार्बोनिल में पढ़ाया। कहाँ है कार्बोनिल? अरे मेरे भाई, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूँ, पूरी ऑर्गेनिक यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर के अंदर है कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अंदर सब बातें बता चुका हूँ, सारे टेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, प्लीज पढ़ लेना ना। एग्जाम्पल, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और ओलिगोसेक्राइड हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है, हम पढ़ेंगे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलरेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं दे सकते, एसिटल लिंकेज है, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया और लग जाएगा।
चलो, अब मोनोसेकेराइड में मुझे दो बातें आपको बतानी है, दो कंपाउंड्स बहुत अच्छे से पढ़ाने हैं, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड में एनसीईआरटी में दो गिवन है, जेईई मेंस एडवांस नीट हर एग्जाम के सिलेबस में दो ही कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आइए उसी के बारे में खुल के बात करते हैं। नो डाउट ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता रहता है, C6H12O6। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सीखना। ग्लूकोज बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट ग्लूकोज बनाने का तरीका, केमिकल काइनेटिक्स में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में भी पढ़ा होगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से, सुक्रोज की दोस्त हाइड्रोलिसिस से हमें ये मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर है। अब एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, स्टार्च में एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज डायस्टेज। माल्टोज बनता है, माल्टोज में एक एंजाइम यूज करते हैं, माल्टेज ग्लूकोज बन जाता है। मीन्स पहले ही बातें पूछता था क्योंकि एंजाइम सिलेबस का पार्ट था, बट फिलहाल नहीं है। आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। बट हाँ, कैसे बनाया मैं आपको बता देता हूँ। अब अब सुनना, अब कुछ बातें मैं पहले सिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। ग्लूकोज का एक बार स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाता हूँ साइड में। ठीक है, हम बहुत सारी ये बातें करने जा रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए ऑर्गेनिक का रिवीजन एक तरह से कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि ग्लूकोज में दो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इन दोनों की रिएक्शंस का एक तरह से रिवीजन भी है। मान लो, मान लो मैं आपको कहता कि क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, तो HCN डालोगे तो क्या साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, OH और CN। अच्छा, NH2, NHPH, फिनाइल हाइड्रोजन डालोगे तो क्या दोस्त H2O का रिमूवल करते हुए फिनाइल हाइड्राजोन बना दोगे क्या। क्लियर है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डालोगे तो रिड्यूस हो जाएगा क्या, रिडक्शन। ये रिडक्शन LAH भी कर सकता है, ये SBH भी कर सकता है। दोस्त मैं इसमें कहूँ, क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। अरे जी हाँ, जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो सब ये टेस्ट देते हैं। जी हाँ, ये तो देगा। अच्छा मैं कहता हूँ HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। जी हाँ। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करता, एक ही ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को। ये सारी बातें हम देखेंगे। एक बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन, इसी के अंदर रेड फास्फोरस प्लस HI डाल दूं तो रेड PHI, आपको पता है जो भी टकराएगा क्या बन जाएगा। अरे पढ़ा रखा है, कहाँ कहाँ कहाँ, मैं फिर बोल देता हूँ मैंने कहाँ पढ़ाया है। मैंने इसको पढ़ाया है रिड्यूसिंग एजेंट्स में, रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा दिया है। यानी ये एनहेक्सेन बनाता है। अब चलते हैं सारे टेस्ट पर, अब चलते हैं सारे टेस्ट पर, वन बाय वन सीखते हुए चलना मेरे साथ दोस्त। ये रहा ग्लूकोज, ये प्लस ग्लूकोज, यानी प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर। HCN डाला तो कार्बोनिल पे रिएक्शन हुई तो साइनोहाइड्रिन बन गया क्या। NH2OH डाला तो ऑक्साइन बन गया, कार्बोनिल में पढ़ा रखा है। फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। ये महा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भूल न जाना मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, महा इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट से बायोमोलिक्यूल से पहला महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल, अनमोल, अनमोल नहीं 3 मोल। क्या बोला, अनमोल नहीं, 3 मोल, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन खर्च होते हैं ओसाजोन बनाने के लिए। दोस्त की क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओसाजोन बनाने के लिए कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजन खर्च होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 3। मेंस नीट जेई पहले ये क्वेश्चन पूछता था, उन्होंने अपने लेवल को बढ़ाया, अब वो पूछते हैं साइड प्रोडक्ट क्या क्या है, तो दोस्त साइड प्रोडक्ट भी ध्यान रखना। साइड प्रोडक्ट है वाटर, अमोनिया, एनिलीन, ये 3 साइड प्रोडक्ट है। ये रहा ओसाजोन, ये कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म थोड़ी ही देर में देखेंगे, बट पहले इंफॉर्मेटिव पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे। 3 मोल, 3 मोल अनमोल, 3 मोल, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन खर्च होता है क्या बनाने के लिए, ओसाजोन। क्या इतनी बात आपके कब्जे में आ गई है। चलो, अब यार ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, जबकि सारे एल्डिहाइड करते हैं, DNP के साथ नहीं कर रहा, सारे एल्डिहाइड करते हैं, शिफ्ट के साथ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ग्लूकोज अपनी किसी और फॉर्म में भी रहता होगा। पता है वो कौन सी फॉर्म में रहता है। इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तभी रिएक्शन नहीं हो रही है। अच्छा एक और पॉइंट बताता हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं बहुत सारे जेई मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चन, नीट के तो नहीं, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करवाता हूँ चलूंगा, और आप पाएंगे जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, पूरा NCERT आपके सामने है, आप पाएंगे इसके बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में, देख लेना चाहे। अब सुनना,
एट्थ रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या कर रहा है? एल्डिहाइड को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करके ग्लूकोनिक, ध्यान रखना जेई का पूछा हुआ पॉइंट है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है दोस्त, ग्लूकोनिक। क्लियर है? वहीं इसमें टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, बेसिक मीडियम ऑफ AgNO3 Ag2O, एक्वस मीडियम विद या कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। ये टॉलेंस टेस्ट देता है, अच्छी बात है। ये फेलिंग टेस्ट देता है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, रेड कलर का पीपीटी है दोस्त, CU2O का रेड पीपीटी इनऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HNO3, अब देखना HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, साथ साथ 1 डिग्री अल्कोहल, साथ साथ 1 डिग्री अल्कोहल इसको भी ऑक्सीडाइज करता है और एल्डिहाइड को भी। कौन? HNO3। पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि यार वो कौन सा रिएजेंट ऐड करूं कि खाली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। मोनो एक ही मिलना चाहिए, तो ग्लूकोनिक एसिड ब्रोमीन वाटर के साथ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो ग्लूकैरिक, कैरिक। क्लियर है? HiO4 के साथ रिएक्शन भी मैं दोस्त पढ़ा चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर, प्लीज ध्यान रखना। 5 मोल, 5 मोल HiO4 खर्च होता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, LiH, H4, NaBH4 सब पढ़ा चुका हूँ रिड्यूसिंग एजेंट में। ये ग्लूसिटोल बनाता है जिसको सॉर्बिटल कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि 5 ग्रुप है, 5 फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी छह, छह छह OH ग्रुप है तो हेक्सा एसिटाइल ग्लूसिटोल बनता है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। और फिफ्थ रिएक्शन रेड PHI, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। क्या इतना पॉइंट आपके कब्जे में आ चुका है? क्या इतना पॉइंट आपके कब्जे में आ चुका है? इसमें ग्लूकोज की महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अनमोल, अनमोल नहीं 3 मोल, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन खर्च होंगे क्या बनाने के लिए? ओसाजोन, ओसाजोन। अब मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन सिखाने जा रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, आप सीखना जो मैं सिखाने चाह रहा हूँ। बहुत बहुत प्यार से सीखना, बहुत धीरे धीरे एक एक चीज आपके साथ रखता हुआ चल रहा हूँ। मुझे 2 पेज चाहिए, है क्या मेरे पास? हाँ है। चलो, मैं पहले यहाँ से सब कुछ हटाता हूँ। मैं पहले कुछ बातें आपको सिखाता हूँ। क्या सीखना? 5 मेंबर, हम कार्बोहाइड्रेट में 5 और 6 की रिंग बनाएंगे। 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरान नाम के कंपाउंड से आई है, दैट इज फ्यूरानोज। फ्यूरान नाम से हम जो कार्बोहाइड्रेट में यूज करेंगे फ्यूरानोज। 6 मेंबर्ड रिंग पायरेन नाम के कंपाउंड से आई है, जो हम इसमें यूज करेंगे दैट इज पायरेनोज। हाँ हाँ सर, लो, ओज ओज, रोज परवोज, हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। अगला पॉइंट समझना। मैं कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, राइट में जो भी होगा ना आप उसे डाउन कर देंगे, लेफ्ट में जो भी होगा आप उसे अप कर देंगे, CH2OH को आप अप कर देंगे। क्या मतलब है? अभी बहुत ज्यादा नहीं आइडिया लग रहा होगा। नंबरिंग, नंबरिंग आप क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट मैं इधर लिखता हूँ, एक पॉइंट और लिखता हूँ मैं यहाँ पर। OH एंड CH2OH सेम साइड, तो कोई एक नाम लिखा जाएगा। OH एंड CH2OH अपोजिट साइड, तो एक नाम लिखा जाएगा। क्या है अभी नहीं पता। क्लियर है? 6 मेंबर की रिंग भी कुछ ऐसे बनानी है जहां ऑक्सीजन को टॉप राइट पर रखना है, ऑक्सीजन को टॉप राइट पर रखना है। क्या कुछ बेसिक बातें पता लग गई? क्या बातें अभी आई थिंक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक में जब भी ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट में 5 मेंबर की रिंग बनानी हो, फ्यूरेनोज 6 मेंबर की रिंग बनानी हो, पायरेनोज, यदि कंपाउंड एक जनरल कन्वेंशन है, एल्डिहाइड है तो 6 मेंबर की रिंग, कीटोन है तो 5 मेंबर की रिंग। क्लियर? जो भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका एक नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या नाम है दोस्त? उसका नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन। क्लियर है? अब समझना, अब सीखना, बहुत प्यार से सीखना, बहुत प्यार से। ये H, ये OH, बहुत बेहतरीन कुछ सिखाने जा रहा हूँ, बहुत आराम से सीखना यार, मजा आ जाएगा। अब देखना, क्योंकि अब मेरे को पता है कि यदि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, यदि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिल पर अटैक करे तो रिंग कितने की बनेगी? यदि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ऑक्सीजन सिक्स में आएगा क्या? ऑक्सीजन सिक्स में आएगा क्या? इतना बात पता लग गया। यानी 6 मेंबर की रिंग बन रही है।
छह मेंबर की रिंग बन रही है, पायरेनोस कह दूं क्या? छह मेंबर की रिंग बन रही है, पायरेनोस कह दूं? अब समझना सारा खेला। अब समझना मेरे दोस्त, सारा खेला। क्या सेकंड कार्बन, क्या थर्ड कार्बन, क्या फोर्थ कार्बन को घंटा कोई फर्क पड़ा? राजी ना, मतलब सेकंड कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड कार्बन पर, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने। वेट वेट वेट, मेरे को ग्लूकोज बनाना है स्ट्रक्चर में, सही टाइम पे पकड़ा गई। OH मुझे यहाँ रखना था और H यहाँ, ठीक है। थर्ड कार्बन में बस OH उल्टा पलटी है ना। ये रहा OH, ये रहा H। मैं वापिस बोलता हूँ, सेकंड कार्बन पे स्टीरियो सेम है, थर्ड कार्बन पे स्टीरियो सेम है, फोर्थ कार्बन पे स्टीरियो सेम है। अब समझना, फिफ्थ कार्बन पे ये रहा H, फिफ्थ कार्बन पे ये रहा H, ये रहा CH2H। क्या फर्स्ट कार्बन जो sp2 था, sp2 पे प्लेनर चीज पे जब भी अटैक होता है तो दो पॉसिबिलिटी है क्या? फर्स्ट कार्बन पर एक तो H रहा होगा, एक ही O माइनस को H मिला होगा, O माइनस को H। तो क्या फर्स्ट कार्बन पर, क्या फर्स्ट कार्बन पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या दोस्त, फर्स्ट कार्बन पर H और OH की दो पॉसिबिलिटीज है क्या? कैसे? फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे HOH दो पॉसिबिलिटी रखता है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। क्या फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है क्या? क्या इस 6 नंबर की रिंग आप देख पा रहे हैं? कोई कहेगा, कोई कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारा खेला तो यहाँ पर भी होगा। मैं कब ना कर रहा हूँ, मैं कब ना कर रहा हूँ। देखना, मैं इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको लेट से सेकंड बोलता हूँ, ये रहा HOH। इसको मैं थर्ड बोलता हूँ, OHH। इसको मैं फोर्थ बोलता हूँ, ये फिफ्थ कार्बन पर H है, CH2OH है। कि यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा खेला होगा क्या? अब की बार कुछ ऐसा हो सकता है कि OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, H इधर, और ये फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाए। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या आप चीज सीख पाए? फर्स्ट कार्बन पर HOH आने की दो पॉसिबिलिटी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। क्लियर है, क्लियर है। अब समझना, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बन रही है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो आप ऐसा फॉर्म बनाएंगे क्या? 6 मेंबर की रिंग, ऑक्सीजन इन द रिंग, ऑक्सीजन इन द टॉप राइट। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। अब सुनना, ये फर्स्ट कार्बन, नंबरिंग कहाँ करनी है? क्लॉकवाइज। नंबरिंग कहाँ करनी है? क्लॉकवाइज, ठीक है। जो भी चीज आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है, जो भी चीज आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है उसको नीचे कर दो, जो लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है उसको ऊपर कर दो। मतलब क्या फर्स्ट कार्बन पर OH आपको राइट साइड नजर आ रहा है, नीचे कर दो। सेकंड कार्बन पर OH आपको राइट हैंड साइड नजर आ रहा है, नीचे कर दो। थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर कर दो। फोर्थ कार्बन पर OH राइट हैंड साइड है, नीचे कर दो। फिफ्थ कार्बन पे दो चीजें हैं, फिफ्थ कार्बन पे दो चीजें हैं, H और CH2OH, H और CH2OH। फिर मैंने लिखा CH2OH को कहाँ रखना है? अप रखना है। मैंने कहा CH2OH को अप रखना है, ये रहा CH2OH। मैं फिर नंबरिंग करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन, CH2OH वाला। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या मैंने एक साइक्लिक फॉर्म बना ली क्या? जो राइट हैंड साइड था उसको नीचे रख दो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऊपर रख दो। कोई कहेगा आपने HS क्यों नहीं दिखाया? अरे यार रायता फैल जाता, स्ट्रक्चर सुंदर नजर नहीं आती, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बट आप सीख पा रहे हैं क्या? आप सीख पा रहे हैं क्या? अब पॉइंट समझना, क्या आप SI फॉर्म इससे बना सकते हैं? सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कहूंगा कैसे। चलो बनाते हैं। फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर आएगा क्या? सेकंड कार्बन पर OH नीचे आएगा। थर्ड कार्बन पर OH ऊपर आएगा। फोर्थ कार्बन पर OH नीचे आएगा। फिफ्थ कार्बन पर CH2OH ऑलवेज ऊपर आएगा क्या? क्या स्ट्रक्चर बन गया? अब ये स्ट्रक्चर जो बने हैं ना, इनको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन। अब मैंने कुछ ऐसा लिखा, OH CH2OH यदि सेम साइड है, और एक बार लिखा राइट ऑपोजिट साइड है, कुछ नाम लिखा जाता है। देखना, सीखना भी बहुत कुछ बताना है मेरे को। फर्स्ट कार्बन पे ध्यान से देखो, OH OR वाली लिंकेज है क्या? OH OR वाली लिंकेज है क्या? मैंने यहाँ बताया OH OR वाली लिंकेज है एल्डिहाइड से, तो नाम क्या दोगे? हेमी एसिटल। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, यदि ये ऐसी हेमी एसिटल लिंकेज है तो आप उसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे क्या? मेरे भाई डंके की चोट पर मैं लिख दूं क्या? मैं लिख दूं क्या, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें हेमी एसिटल है, क्योंकि इसमें हेमी एसिटल है। ये लिंकेज है हेमी एसिटल, यहां पर भी है हेमी एसिटल। अब अगला पॉइंट, इस कार्बन नंबर वन पर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है।
फर्स्ट कार्बन पर हेमी एसिटल आप जब कह रहे हैं तो इसमें दो फॉर्म है क्या, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है और फिक्स्ड कार्बन पर CH2OH ऊपर है। OH और CH2OH यदि सेम साइड है दोस्त, OH और CH2OH सेम साइड है, नाम बोलते हैं बीटा, और अपोजिट होता है तो कहते हैं अल्फा। दोस्त इस फॉर्म को मैं कह दूं क्या, ओहो, तो इस फॉर्म को कह दूं बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बीटा फॉर्म। ये OH और CH2OH अपोजिट हैं तो आप इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसे लिखा है पता लग गया क्या? क्या दोस्त, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसे लिखा है पता लग गया? अब और सुनना, जिस कार्बन पर ये अल्फा और बीटा फॉर्म का जिक्र कर रही हूँ ना, उस कार्बन नंबर वन को एक नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन। ओ माय गुडनेस, इट इज एनोमेरिक कार्बन। क्या दोस्त मैं अब ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, ये जो दो साइक्लिक फॉर्म बनी है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, क्या क्या ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं क्या? क्या ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं क्या? कार्बन नंबर वन पर हेमी एसिटल रिड्यूसिंग शुगर, एनोमेरिक कार्बन, दो फॉर्म्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्या बहुत प्यार से सिखाने की कोशिश की है। अब मैं आता हूँ इस पॉइंट पर। एपिमर की डेफिनेशन पढ़ो पढ़ो मेरे साथ। कहता है डायस्टेरियोमर विद मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर होंगे, बट सिर्फ एक पर स्टीरियो बदलनी चाहिए, वो भी अदर देन एनोमेरिक कार्बन। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर स्टीरियो बदलती है तो आप उसे एपिमर नहीं क्या कहेंगे, आप उसे एनोमर कहेंगे क्या? क्या दोस्त आप उसे एनोमर कहेंगे क्या? एनोमर के अलावा किसी पर भी बदल जाए आप उसे एपिमर कहेंगे, इसी बात पर हो जाए। क्या हो जाए? कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ाई कह रहा हूँ, पढ़ाई हो जाए। चलो, एनोमर्स की कहानी आपको समझ में आ गई क्या? क्या दोस्त एनोमर की कहानी आपको समझ में आ गई क्या? अब क्या मैं बहुत आसानी से अब ये पार्ट यहाँ दिखा देता हूँ। ये पायरे ने 6 मेंबर का रिंग, फ्यूरान ने 5 मेंबर का रिंग। ये देखो, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का दिखा रखा है रोटेशन 112 डिग्री, बाद में यूज करेंगे। बीटा डी ग्लूकोज का दिखा रखा है 90 डिग्री, थोड़ी देर में यूज करेंगे। दिस कार्बन नंबर वन इज एनोमेरिक कार्बन, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पायरेन वर्ड 6 मेंबर की रिंग के लिए आ रहा है, क्लियर? एक और पॉइंट बोलता हूँ कि सर हमें कैसे याद रहेगा ये अल्फा या बीटा, मैंने इसको कैसे याद रख सकता है वो और सिखा देता हूँ। क्या मैं ऐसा कहूंगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करें क्या? मतलब कार्बन नंबर वन पर OH अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन, अप डाउन अप। जब मैं अप डाउन की बात करता हूँ तो बीटा बीटा किसको पढ़ा रहा हूँ, बेटा बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना। तो अप डाउन मतलब बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बीटा डी ग्लूकोज। ओ माय गुडनेस, पता लग गया क्या सिखाया है, पता लग गया क्या सिखाया है। यानी मैंने इसको रट नहीं रखा है, मुझे नहीं याद रहता कि अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, सेम साइड को क्या कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ। मैं तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तुरंत देख लेता हूँ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म जब सेम साइड आएंगे बीटा फॉर्म। कैसे सेम साइड, कुछ नहीं, अप डाउन करते ही दिख जाता है कि CH2OH और OH सेम साइड है, बीटा बोल देता हूँ, बीटा बोल देता हूँ। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आपको मजा आ रहा है? अब इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ज्यादा स्टेबल है बीटा डी, ये मोर स्टेबल है। क्लियर है क्या? बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है। चलो, अब एक प्रॉपर्टी और सीखते हैं, दैट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में एक लाइन तो लिखूंगा, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं फिर कहूंगा कौन होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जिनमें भी हेमी एसिटल हेमी कीटल लिंकेज हो, दिस दे आर रिड्यूसिंग शुगर। अब म्यूटा रोटेशन है क्या, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होने का प्रॉपर्टी को ही म्यूटा रोटेशन कहा गया है। अब उसमें होता क्या है, मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये इक्विलिब्रियम के साथ है ओपन चेन में डी ग्लूकोज के साथ, ये इक्विलिब्रियम में है बीटा डी ग्लूकोज के साथ। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन डेटा पीछे लिख भी रखा था, दैट इज 112 डिग्री। बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है 19 डिग्री, और ओपन चेन में डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है 52.7 डिग्री। एनसीईआरटी में डेटा है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब अल्फा डी ग्लूकोज अपना स्पेसिफिक रोटेशन कम करता है, बीटा डी ग्लूकोज अपना स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ाता है। अपने स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज को ही कहते हैं म्यूटा रोटेशन।
एंड दिस प्रॉपर्टी शोन बाय रिड्यूसिंग शुगर। ये जो डेटा लिखा है ये ग्लूकोज के लिए लिखा है, यानी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बीटा डी ग्लूकोज में वाया डी ग्लूकोज, अपनी स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज करता है, दिस इज म्यूटा रोटेशन। और ये म्यूटा रोटेशन कौन दिखाते हैं? क्या मैं आराम से कह सकता हूँ दिस म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी शोन बाय मोनोसेक्राइड, या मैं कहूँ रिड्यूसिंग शुगर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहानी में और आगे लेकर चलता हूँ और आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिलवाता हूँ। इतना काम अभी मैंने आपको ग्लूकोज में सिखाया, सेम कार्यक्रम फ्रक्टोज में भी करेंगे। फ्रक्टोज अब सीखना, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर CH2OH। सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन आएगा, थर्ड कार्बन पे वही रहेगा, OH लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, फोर्थ पर OH राइट हैंड साइड है, फिफ्थ पर OH राइट हैंड साइड है, और सिक्स पे तो वही CH2OH है। अब ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। क्या मैं इसे कीटोन ग्रुप है, 6 कार्बन है, कीटो हेक्सोज बोल सकता हूँ, कीटो हेक्सोज बोल सकता हूँ। अगला पॉइंट मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या इंपॉर्टेंट है उसमें सीखना? वहां पर आपने 6 मेंबर की रिंग बनाई ना, जब एल्डिहाइड का आप 6 मेंबर की रिंग बना रहे हैं ना, थोड़ा सा पानी और। हाँ, फीलिंग बेटर, बैक टू पॉइंट। जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप जो रिंग बनाएंगे वो 5 मेंबर की, आप जो रिंग बनाएंगे 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे। एल्डिहाइड तो 6 मेंबर की रिंग। अटैक यहाँ पर भी अभी भी इसी कार्बन से होगा, और इस पर होगा तो रिंग देखना, 1 2 3 4। क्या फिफ्थ में ऑक्सीजन रिंग में आ जाएगा? क्या ऑक्सीजन रिंग में आ जाएगा? यहाँ पर भी दो फॉर्म्स आएंगी क्या, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, दो फॉर्म्स आएंगी। 5 मेंबर की रिंग। एल्डिहाइड ग्रुप है 6 मेंबर की रिंग, कीटोन ग्रुप है 5 मेंबर की रिंग। मैं इसके सारी सारी चीज वही होंगी, बट अब मैं टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए स्ट्रक्चर रेडीमेड है मैं आपका यूज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहा हूँ। हावर्थ प्रोजेक्शन फ्रक्टो फ्यूरनोस 5 मेंबर की रिंग के साथ है, द 5 मेंबर रिंग एंड इज नेम्ड एज फ्यूरनोस विद एनालॉगी टू द कंपाउंड फ्यूरॉन। फ्यूरॉन नाम की कंपाउंड से क्या है? अब यहाँ फिर सीखना अल्फा अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म। देखना ये OH, ये OR, ये OH, ये OR। अब ये कीटल लिंकेज है, ये एसिटल नहीं है, ये कीटल सॉरी हेमी कीटल लिंकेज है। हेमी एसिटल नहीं है, तो कीटोन से हेमी कीटल आता है, हेमी कीटल आता है। और हेमी एसिटल हेमी कीटल लिंकेज होगा तो क्या डंके की चोट पे इसको भी रिड्यूसिंग शुगर लिख सकता हूँ क्या? क्या दोस्त इसको भी रिड्यूसिंग शुगर लिख सकता हूँ? फिर सीखना OH CH2OH और OH अपोजिट साइड अल्फा, OH और CH2OH सेम साइड बीटा, बीटा बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोल्स। यहाँ पर भी स्पेसिफिक रोटेशन चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन है -21 और उसका -133, बीटा फॉर्म का। चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर पॉइंट पर आता हूँ। फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शंस। एचसीएन के साथ डालूंगा तो कीटोन ग्रुप है, तो क्या साइनोहाइड्रिन बनेगा, जो आप पढ़ चुके हैं। NH2H के साथ ऑक्साइम, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ फिनाइल हाइड्रोजोन, अनमोल 3 मोल। अरे फिर से आ गए हैं दोस्त, महा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि यहाँ पर भी ओसाजोन बनने के लिए कितने मोल खर्च होते हैं? क्या आप 3 मोल ध्यान रखेंगे? क्या आप 3 मोल ध्यान रखेंगे ना? फिफ्थ पॉइंट है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन है, नेगेटिव डीएनपी के साथ नेगेटिव, शिफ्ट के साथ नेगेटिव। इट मींस ये भी इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट्स साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं है, नेगेटिव टेस्ट है, नो रिएक्शन का मतलब है, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। वहां एल्डिहाइड था इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाता था, कीटोन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? वैलेंस के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन और टोटोमेरिज्म करते हुए। फेलिंग के साथ पॉजिटिव देता है, रेड कलर का पीपीटी, फिर से रेड कलर का पीपीटी। एच एन ओ थ्री के साथ ध्यान रखना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल COH, और नीचे वाला 1 डिग्री अल्कोहल COH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ
HiO4 यहाँ पर भी 5 मोल खर्च होते हैं। HiO4 वाला पार्ट मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पूरा पढ़ा दिया है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, ये Hp इन प्रेजेंस ऑफ निकल, NaH, SbH, सोडियम मर्करी अमलगम, बहुत सारे एजेंट है जो कंपाउंड बनाते हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। बेसिकली कीटोन भी रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल देता है। रेड PHI आपको पता है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शंस, साइक्लिक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ओसाजोन बनने के लिए 3 मोल अनमोल, 3 मोल अनमोल, 3 मोल खर्च होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना ना। अब ये ना ओसाजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, मैं इसका मैकेनिज्म एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार आपको डाउट हो सकता है सर 3 मोल कैसे यूज हो रहे हैं, बस वो सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। देखना, क्या सबसे पहला मोल फिनाइल हाइड्राजीन का ये है क्या, वाटर रिमूवल करने के लिए, वाटर रिमूवल करने के लिए इमाइन बन गया क्या, इमाइन ना। अब ये कंपाउंड करता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं इधर से दिखाता हूँ, देखो। कुछ नहीं हो रहा। आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ये अपना एच नाइट्रोजन को दे देगा, तो नाइट्रोजन के पास तो ये एच आ जाता है, ये वाला एच, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, और ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना लेता है, तो सी डबल बॉन्ड। यानी 2 बार बेसिकली टोटोमेरिज्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या कंपाउंड आ गया। अब यहाँ पर 2 मोल के साथ रिएक्शन होती है, तो फिर से वाटर का रिमूवल, NH2, यहाँ तो अमोनिया का रिमूवल, और यहाँ वाटर का रिमूवल। यहाँ से तो अमोनिया का रिमूवल और यहाँ से वाटर का रिमूवल। इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या क्या यूज हो रहा है। क्या मैं कहूंगा, ये ओसाजोन बनता है, अमोनिया भी रिमूवल है, वाटर भी रिमूवल है, और 2 और 1 3 मोल खर्च होते हैं। अब पॉइंट ऐसा सोचना, क्या, एक पॉइंट एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ओसाजोन बनने के लिए कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व है। एक तो कार्बन नंबर 1 था, और ध्यान से सोचो, तो कार्बन नंबर 2 है क्या, ये कार्बन नंबर 2 है क्या, कार्बन नंबर 2। ये पॉइंट आ सकता है, अनमोल है, 3 मोल खर्च होते हैं। C1 and C2 कार्बन is used in, important point है, is used in formation of ओसाजोन। ओसाजोन बनाने के लिए C1 और C2 का इस्तेमाल होता है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। क्या पॉइंट आपको पता लग गया क्या, बहुत प्यार से दिखाने की कोशिश की है। अब चलना आगे अगले पॉइंट पर। 2 मोनोसेक्राइड मेरे को पढ़ाने थे, दोनों मोनोसेक्राइड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब चलेंगे डाइसेक्राइड्स पर। डाइसेक्राइड की कहानी समझना। डाइसेक्राइड में 3 चीजें पढ़नी है बस, आप इसी सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। मैंने इसको MSC के थ्रू ध्यान रख रखा है, M, ये S और ये C, ठीक है। आपको शायद ध्यान हो, एक बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनिक के टीचर भी हैं, बहुत सीनियर, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर MS चौहान सर। बस उन्हीं के नाम से मैंने इसको रिलेट कर लिया, MSC दैट इज MS चौहान सर, मैंने उन्हीं के नाम से रिलेट किया, और इसी थ्रू मैं पढ़ाता भी हूँ। MC माल्टोज, SC सुक्रोज, LC लैक्टोज, ठीक है। बहुत बढ़िया टीचर ना। सुक्रोज पर आते हैं, पहला पॉइंट सुक्रोज की बात करने जा रहा हूँ। सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, गन्ना गन्ना। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में सॉल्युबल है। जब आप इसको हीट करते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट, तो एक ब्राउन सब्सटेंस मिल जाता है, नोन एज कैरामल। इसका बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो आपका कभी मन हो, एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। चीनी लेना, एक पैन में, एक तवे, तवे तो नहीं कहूंगा, फ्राई पैन जो होता है इसमें चाय वगैरह बनाते हैं, यूं मान लीजिए। उस पर चीनी लेना, सिर्फ चीनी, चीनी उसमें डालना 1-2 चम्मच, और उसको हीट करना। कब तक हीट करना है, जब तक हीट करना उस चीनी में से, उस सुक्रोज में से C6, ये C12H22O11 सारा पानी बाहर चला जाए। मैं कहूंगा रिमूवल ऑफ 11 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो क्या 12 मोल कार्बन बचेगा क्या, सारा पानी निकाल दो, जब तक हीट करो एकदम बर्तन काला ना पड़ जाए, अंदर से जो काला काला सब्सटेंस बचेगा ना, ब्राउन सॉलिड जो बचेगा, जो बर्तन के चिपक चुका होगा, उसको कहते हैं कैरामल। कैरामल कहते हैं। आप नॉर्मली चीनी को हीट करो बिना पानी डाले, सर पानी डाल के, अबे तो चाशनी नहीं बन जाएगी पानी डाल के हीट करोगे तो आप बिना पानी डाले हीट करिए, कैरामल बनता है। और पर इसके साथ एक दिक्कत है, इस पॉइंट के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है यार, जो बर्तन जो सड़ गया होगा ना, कैरामल बना होगा, आसानी से साफ नहीं होगा, तो आप अपनी मम्मी से डांट खाने के लिए जरूर तैयार रहना।
डांट पड़ सकती है आपको क्योंकि बहुत आसानी से नहीं हटने वाला। पर ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है इसकी नेट ऑफ अल्फा ऑब्जर्व पॉजिटिव रहेगा, जो उन्होंने डेटा दे रखा है, +66.5 डिग्री डेक्स रोटेटरी है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो कंपाउंड्स मिलते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से दो कंपाउंड मिलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्लूकोज जो है ना एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, क्योंकि इसका अल्फा ऑब्जर्व नेगेटिव आता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है? D minus fructose has a greater specific rotation than D plus glucose. The resulting mixture is levorotatory. पता है, एक बहुत जबरदस्त बात बता दूं, बहुत जबरदस्त मन कर रहा है इस रिएक्शन को ना, इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहेंगे। कोई कहेगा हमें पता है ये बात कौन सी नहीं बता रहे हो, अबे तुम्हें पता है पर इसका मतलब तो सीख लो। इन्वर्जन, व्हाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसको इन्वर्जन क्यों बोलते हैं पता ना? बताओ। सुक्रोज का अल्फा ऑब्जर्व प्लस है, सुक्रोज का अल्फा ऑब्जर्व प्लस है ना। जब आप मिक्सर का नेट अल्फा ऑब्जर्व लेंगे ना, वो नेगेटिव आता है। जो भी अल्फा ऑब्जर्व है वो पहले से नेगेटिव हो गया। पहले मिक्सर का सुक्रोज का प्लस था, जो भी मिक्सर बनाए ना उसका नेगेटिव, इसलिए इन्वर्ट हो गया। दैट इज वाई इट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ध्यान रखना, ध्यान रखना। लिख भी रखा है, नेट रिजल्टिंग मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। क्लियर? चलो अब चलते हैं। ये क्या है, क्या है? अब एनसीईआरटी का डायग्राम रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम रखा है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। ये है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन यूज कर रहा हूँ, और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन यूज कर रहा हूँ, और वाटर का रिमूवल कर रहा हूँ। फर्स्ट कार्बन किसका? ग्लूकोज का। सेकंड कार्बन किसका? फ्रक्टोज का। दोनों को मिलाकर पानी निकाल दिया, दोनों को कंबाइन करके वाटर का रिमूवल किया, और एक लिंकेज तैयार होती है जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब समझना, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, चाहे तो ध्यान रखें अदरवाइज नहीं। बट क्या बातें ध्यान रखनी है वो सीखना, कि सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पहला कार्बन यूज होता है, सुक्रोज का दूसरा, ये फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन यूज होता है। क्या इसमें कोई भी हेमी एसिटल हेमिकीटल लिंकेज नजर आ रही है? ना। क्यों? ग्लूकोज की तो फर्स्ट वाली कार्बन थी ना, एनोमेरिक कार्बन। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन था ना, एनोमेरिक कार्बन। दोनों को तो यूज कर लिया, दोनों को यूज कर लिया सुक्रोज बनाने में। इसलिए महा इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूँ, जो ये सुक्रोज है ना, ये दोस्त नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों है? अब आपको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सुक्रोज के स्ट्रक्चर में कोई भी हेमी एसिटल हेमिकीटल लिंकेज है ही नहीं। कोई कहेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो होती है, अबे हाँ होती है, बट फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे होती है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में काम में आ गई। क्लियर? अब कहानी में पीछे चलता हूँ, कहानी में पीछे चलता हूँ। क्या पीछे चलता हूँ? सुनना। ये लिखा था सारे एग्जांपल्स एक्सेप्ट कौन? सुक्रोज। और सुक्रोज को क्या कहा था? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा था। वो क्यों कहा था पता लग गया, क्योंकि उसके अंदर कोई हेमी एसिटल हेमिकीटल लिंकेज नहीं है। क्लियर है? आप ये पॉइंट सीख पा रहे हैं क्या यार? मैं बहुत मेहनत से आपको ये चीज सिखाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, चलो कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड डाइसैकेराइड में अगला कंपाउंड माल्टोज। एम से माल्टोज, माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर। ठीक है। पहला पॉइंट जो ध्यान रखेंगे, कि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। दो डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं, कौन कौन सी देखना। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर वन, टू, थ्री, फोर। ये अल्फा डी ग्लूकोज। जब आप इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं क्या, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन मिलाकर आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 और C4 के बीच बना रहे हैं। C1 और C4 के बीच। क्या फर्स्ट कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन था वो तो यूज हो गया, दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। क्या फर्स्ट कार्बन अभी भी बचा हुआ है दूसरी ग्लूकोज यूनिट का, जिसके अंदर हेमी एसिटल लिंकेज है। इसीलिए मैं डंके की चोट पर लिख दूं क्या, क्या, कि माल्टोज एक कैसा शुगर है? माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या मैं बहुत आसानी से पॉइंट लिख सकता हूँ कि अब माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके अंदर हेमी एसिटल है।
क्योंकि दो ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन की, वन और वन कार्बन यूज कर लेता, दोनों का तो नहीं होता, एक का वन एक का फोर, तो पहले का दूसरे वाले का वन बच गया क्या, जिसके कारण माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज को तोड़ने से क्या क्या मिलता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ना ये इसका स्ट्रक्चर है देखना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये फोर्थ कार्बन है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। क्या फर्स्ट कार्बन बचा हुआ है, जिसके कारण माल्टोज को आप कह सकते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। नाउ थर्ड आते हैं लैक्टोज शुगर, जिसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज अकर्स इन द मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स एंड इट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड्स और बाय एंजाइम लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम भी यूज कर सकते हैं। इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर है डी ग्लूकोज और डी लैक्टोज का। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, पहले ही लिख दिया, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ नया नहीं। अब सुनना क्या बताने जा रहा हूँ। क्या दोस्तों मैं पहला पॉइंट ऐसा बोलूँ, अब सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि लैक्टोज को जब आप तोड़ोगे ना, लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, क्या, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। मैं लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा, अभी सुनना ना। ये है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, फर्स्ट। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, फोर्थ। तो क्या ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अभी बचा हुआ है, क्या, हेमी, हेमी एसिटल है। तो मैं फिर से लिख सकता हूँ बहुत आसानी से, यार ये तो एक रिड्यूसिंग शुगर है। पता लग गया, पता लग गया। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट जिस तरह का डर लगता था वो डर दूर हुआ क्या, वो जाए इस पे, हो जाए इसी बात पे। गर्मा गर्म पानी, इससे गला साफ होता है। कोई सोच रहा है हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, अब तुम मत सोचो यार, तुम इतना मत सोचो। तुम्हें 4 साल कॉलेज के मिलते हैं, क्या करने के लिए, गला साफ करने के लिए। हाँ शायद, बाकी पता नहीं। चलो, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज पे आ रहा हूँ। क्या पता लग गया कि ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अंदर C1 किसका यूज हो रहा है, गैलेक्टोज का, C4 किसका, ग्लूकोज का। ना, वो क्या बात ध्यान रखना, यूं मान लेना कितने ही क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ अगले 10 मिनट में, कितने ही क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, सब पर एक ही तरह का सवाल बनता है। अब कैसे याद रखेंगे, सीखना। MS चौहान सर को याद करता हूँ, MS चौहान सर को याद करता हूँ और आपको सिखा देता हूँ, सीखना। MSc, MSc से ध्यान रखेंगे। माल्टोज को तोड़ें, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब देखना मैंने कैसे इसको याद रखा है। क्या मैं ऐसा कहूंगा, माल्टोज के अंदर क्या क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज तो आई थिंक रट जाता है, सुक्रोज रट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर भी लिखता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है। इसमें जो लिंकेज है वो C1 यूज हो रहा है इसका, और इसका यूज हो रहा है C2। ठीक है। लैक्टोज में कुछ ऐसा था क्या, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इसका C1 यूज हो रहा है, इसका C4 यूज हो रहा है, मैं इसमें भी लिख देता हूँ इसका C1 और इसका C4। इन सब में जो ये सुक्रोज है ये एक रिड्यूसिंग है। अब एक बहुत जबरदस्त बात सिखाने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, सीख लीजिए मेरे साथ। मैंने, पता है कभी भूल भी जाओ तो यार, तुम अनिल दुवालिया से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम ऐसा हो नहीं सकता कि भूल जाओ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुक्रोज के नाम में आर आ रहा है, सुक्रोज के नाम में आर, ये आर आर अल्फाबेट आ रहा है क्या, आर से रिड्यूसिंग। ओ माय गुडनेस, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज में कभी भूल भी जाओ तो सुक्रोज में आर आ रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग। सॉरी, 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 रायता फैल जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग लिखना है मेरे भाई, मैंने गलत बोल दिया। नॉन रिड्यूसिंग लिखना मेरे भाई नॉन रिड्यूसिंग लिखना, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आर आ रहा है, रोज है, पर नहीं है खुशबू, मैं क्या करूं, क्या करूं। माल्टोज, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। पॉइंट क्या है, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, ठीक ऐसे ही सुक्रोज में भी है, ठीक ऐसा ही कुछ सुक्रोज में भी है। इसमें आर है पर रिड्यूसिंग नहीं है, तो नॉन रिड्यूसिंग है। कोई, हाँ सर हम चाहते तो हम भी बहुत कुछ थे पर मिल नहीं पा रहा है। अब पढ़ाई पे आओ, तुम्हें रैंक मिलेगी, तुम्हें शानदार रैंक मिलेगी, तुम पढ़ लीजिए, तुम मेहनत कर लो, मैं कह रहा हूँ। तुम इतनी मेहनत कर जाओ ना, अगले 10 15 20 दिन, जितना भी दिन तुम्हें एग्जाम को बचा हुआ है,
जितना विदिन तुम्हें एग्जाम को बचाओ, तुम इतनी जबरदस्त मेहनत कर जाओ कि तुम रियलाइज करो कि यार एफर्ट्स मेरी तरफ से कम नहीं रहे हैं। मतलब तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेहनत तुम्हारी तरफ से कम रही। मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। दिन रात एक कर दीजिए और खूब सारा पढ़ लीजिए। पूरा ऑर्गेनिक यार मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, बिलीव मी, बिलीव मी। बट हाँ, उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, वापिस आते हैं, वापिस आते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, अनेक वाले तो पढ़ रहे हैं तो याद भी करेंगे साथ साथ। क्या मैं कहूंगा, देखो, सुक्रोज ध्यान रहता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ये आसानी से ध्यान रह जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ऊपर चलो, ऊपर चलो। ऊपर में खाली अल्फा आएगा, ऊपर में खाली अल्फा आएगा, और नीचे में खाली बीटा आएगा। ओहो, अल्फा अल्फा बीटा बीटा बीटा। अच्छा हाँ, रेफरेंस सेट करो, एम एस चौहान सर को याद करो। सुक्रोज, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ऊपर में खाली अल्फा, नीचे में खाली बीटा, ऊपर में खाली अल्फा, नीचे में खाली बीटा। क्या आप ध्यान रखेंगे? क्या आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे क्या? इस तरह से ध्यान रख लेंगे क्या दोस्त? देखना, C1 C2 और बाकी में C4 C4, C1 C4 बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ। मैं आपको पॉलीसैकेराइड्स बताने जा रहा हूँ। पॉलीसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट नहीं है, इसलिए इनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। और जितने भी पॉलीसैकेराइड है, पहले लिख देता हूँ, ये नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। दे आर नॉन रिड्यूसिंग। ना, स्टार्च, दो कंपाउंड हमें मेनली पढ़ने, एक स्टार्च और एक सेलुलोज। स्टार्च के अंदर है ना, इट इज मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये किसका पॉलीमर है? ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज पानी के अंदर सॉल्युबल है, जो लगभग 15 से 20% मिलता है। केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, अनब्रांचिंग, ब्रांचिंग कोई नहीं है। दो से दो सौ 200 से लेकर 1000 यूनिट्स तक आपको देखने को मिलेंगी अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स, जो टुगेदर होंगी, एक साथ कंबाइन होंगी C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। मतलब बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स हैं, बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स हैं। एक का वन, एक का फोर, एक का वन, एक का फोर, एक का वन, एक का फोर, कैसा यूज होती चली गई। लीनियर पॉलीमर है, इट इज ए लीनियर पॉलीमर, पानी में सॉल्युबल है। माइलोपैक्टिन ये इनसॉल्युबल है, कंसिस्ट 80 to 85%, इसका अमाउंट ये परसेंटेज ज्यादा है। ये ब्रांच चेन पॉलीमर, इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच चेन इज फॉर्म बाय C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेर एज ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग होती है C1 6 पे, C1 और C6 पे। सुनना, क्या क्या बोला, मैं समराइज करता हूँ। स्टार्च में दो चीजें हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपैक्टिन। इसका परसेंटेज 15 से 20% है। ये रफली 80 to 85% है। ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यार, सुना होगा 9 10 में वो मैडम पढ़ाती है जब बायो, तो सुना ही होगा, जब तो जरूरी सुना होगा। है क्या क्या क्या, पढ़ाई पढ़ाई की बात। मैडम पढ़ाती थी तो ऐसे कहती थी ना कि अ, आलू, आलू के अंदर स्टार्च है। हाँ सर, याद है, याद है। तुम बेशरम हो। तुमको वो तो याद है जो मैडम पढ़ाती थी, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम वो भूल जाओगे, हैं तुम खतरनाक। चलो वापिस आते हैं, मैडम वाली बात करें, स्टार्च वाली बात पे, आलू के अंदर स्टार्च है, हाँ। जैसे घर में जब मम्मी लोग सब्जी बनाती हैं आलू की, तो आलू को छीलते हैं। हाँ सर, कौन सी नई बात है? आलू को धोते हैं, बहुत नई, कौन सी बहुत नई बात बता रहे हो? हाँ सही बात है, सुन लो। कोई कहेगा सर, आलू को क्या धोते हैं? हर सब्जी को धोते हैं। अच्छी बात है, सुन लो। आलू को धोने का एक पर्पज और है। आलू को धोने का पर्पज ये है, छीलने के बाद, कि मिट्टी वगैरह ना रहे। दूसरा पर्पज ये रहता है, हमारी स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट, आलू के अंदर स्टार्च, स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज पानी सॉल्युबल, अमाइलोज हट जाता है, अमाइलोपैक्टिन रह जाता है। ठीक है, ठीक है ना। ये अमाइलोज, सर इनकी परसेंटेज कैसे ध्यान रखें? अरे जिसका नाम बड़ा है उसकी परसेंटेज भी ज्यादा है, जिसका नाम बड़ा है उसकी परसेंटेज भी ज्यादा है। अमाइलोज कम परसेंटेज में, अमाइलोपैक्टिन ज्यादा परसेंटेज के अंदर है। ठीक है ना, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन हो रही हैं, 200 से 1000 यूनिट्स। लीनियर पॉलीमर है, नॉन रिड्यूसिंग है। C1 और C4, C1 और C4 सबका यूज होता चला गया। देखना, इसका वन यूज हो रहा है और ये आगे भी वन यूज होता चला जाएगा, वन वाला बचा ही नहीं, नॉन रिड्यूसिंग हो गया। ये अमाइलोपैक्टिन है, ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। क्या है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर।
क्योंकि ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, क्या क्या कहाँ लिंक, कहाँ ब्रांचिंग है वो भी ध्यान रखना। C1 C4 C4 C1 C4 C1 C4 तो है, वहां ब्रांचिंग हो रही है C6 पर, C6 पर ब्रांचिंग हो रही है। क्या भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, C1 और C6 पे ब्रांचिंग होती चली जाती है। ये रहा C1, ये रहा C6, इनके बीच ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग एट C6। अमाइलो लीनियर पॉलीमर, अमाइलोपैक्टिन ब्रांच चेन पॉलीमर, कितनी बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ सेलुलोज। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले लिखता हूँ सेलुलोज इज ए पॉलीमर। मैं लिखूंगा लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये कहाँ कहाँ यूज होता है मैं बता देता हूँ। Cellulose occurs exclusively in plants and it is most abundant organic substance in the plant kingdom. Plant kingdom में most abundant है, एनसीईआरटी की लाइन है। It is predominant constituent of cell wall of the plants है, ठीक है। अपने को क्या ध्यान रखना है, सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा, ये बीटा है, दिस इज बीटा, बीटा डी ग्लूकोस यूनिट्स विच आर ज्वाइंड टुगेदर बाय C1 एंड C4। एक का C1 एक का C4, एक का C1 एक का C4, बट ये किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है ग्लाइकोजन के रिगार्डिंग कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी में स्टोर हो रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड इसको कहा है ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन की तरह है, एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड, अमाइलोपैक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच्ड है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन के अंदर ये ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है तो एंजाइम्स ब्रेक द ग्लूकोजन डाउन टू ग्लूकोज। एंजाइम जो है ना इस ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर और आ जाता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, ईस्ट एंड फंजाई। बस इतनी बातें, बस इतनी बातें आप ध्यान रख लेना। स्टार्च क्या क्या बोला फिर बोलता हूँ, स्टार्च बस इतनी बातें रखना। अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन ये दोनों पॉलीमर कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज के। सेलुलोज कैसे है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये भी मैं बता देता हूँ आपको अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, क्योंकि अमाइलोपैक्टिन से तो आ रहा है, सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन विच हाईली हाईली ब्रांच, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या। मैं क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन से पे आऊं उससे पहले मैं बहुत आसानी से एक पॉइंट आपको सिखा सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा दिया है, बट अभी मैं रुकने वाला नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या क्या पढ़ा है मैं फिर बोलता हूँ, सुनो, सिर्फ सुनो। आंखों को बंद करो, मुझे मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ, मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ अपनी, और मेरी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर लो, मैच कर जाओ। आंख बंद करो और सिर्फ सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बहुत बहुत ध्यान से सुनना आप। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में हमें, यदि मैं इसको तोड़ूं कोई भी यूनिट ना मिले मोनोसेक्राइड, 2 से 10 यूनिट मिले ओलिगोसेक्राइड, 10 से ज्यादा यूनिट मिले पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में दो बातें, पहले मैंने वापिस आता हूँ, मोनोसेक्राइड में हमें दो कंपाउंड्स पढ़े, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कहा ओसाजोन बनने के लिए अनमोल अनमोल 3 मोल खर्च होंगे, रिमूवल होगा वाटर अमोनिया एनिलीन का, C1 C2 इन्वॉल्व होता है ओसाजोन बनाने के लिए, क्लियर है। ग्लूकोज के अंदर ब्रोमीन वाटर डालता हूँ तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, HNO3 डालता हूँ तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, रेट BHI NHN देगा। अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, बीटा वाला बेटा बेटा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन वाला फॉर्म बीटा फॉर्म। याद हो गया, याद हो गया। आगे चलो, आंखें बंद रखना, आंखें मत खोल लेना, तुम्हें कसम है तुम्हारे जेई मेंस की। आगे चलो, आगे चलो, मैं इस पर आता हूँ। फ्रक्टोज वाला पार्ट भी सिमिलर सही था, ठीक है। आगे चलता हूँ। डाइसेक्राइड्स में 3 बातें, MS चौहान सर को याद करो और MSC से ध्यान रखना, M से माल्टोज, माल्टोज को तोड़ो पहले, चलो। MSC सुक्रोज में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ऊपर चलो तो अल्फा, ऊपर चलो तो अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। नीचे चलो लैक्टोज में आओ, लैक्टोज में आओ, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज। याद हो गया, याद हो गया, फिर सुनना। माल्टोज में कैसी लिंक है, C1 C4, C1 C4। लैक्टोज में कितना, C1 C4, C1 C4, बीच में कौन है, 1 2 1 2 कौन, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। एक और पॉइंट, लैक्टोज में जो C1 है वो गैलेक्टोज का है, C4 है वो ग्लूकोज का है। क्या इतनी बात पता लग गई। आगे चलो, आगे चलो, आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में कौन कौन है दोस्त, पॉलीसेक्राइड में कौन है, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन। स्टार्च में 2 कंपोनेंट, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन, ज्यादा कौन जिसका नाम बड़ा, कौन बड़ा कौन बड़ा, अमाइलोपैक्टिन। कितना, 80 to 85। अमाइलोज कितना, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। और आगे चलो मेरे दोस्त,
कैसे पॉलीमर है? अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोपैक्टीन ब्रांच चेन पॉलीमर है, पर दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। सेलुलोज लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टीन की तरह सिमिलर है, हेविली ब्रांच्ड है, पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। और आके खोल लो, और आके खोल लो, और याद हो गया हो तो लाइक और कमेंट ठोक के बता देना कि अनिल वालिया सर जैसा कहा था वैसा पढ़ा दिया है, और एक एक चीज हमारे दिमाग में छप गई है। नहीं छपी, अभी क्वेश्चन करूंगा, तुम ऐसे फटाफट फटाफट आंसर बोल दोगे ना, तुम यकीन मानना। बायोमोलिक्यूल्स जिससे तुम्हें डर लगता था, का एक पार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। चलो सवाल पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जे मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज गैलेक्टोज। सर हमें याद है अभी बोला आपने C1 ऑफ गैलेक्टोज, ये गलत। C1 ऑफ गैलेक्टोज, ये गलत। C1 ऑफ गैलेक्टोज सेकंड और थर्ड में से एक आंसर होगा। C6 का तो काम ही नहीं, थर्ड ऑप्शन आंसर। फटाफट आगे चलूंगा अब मैं, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं। सुनना, मैच करना। तो मेंस में ना बार बार क्वेश्चन आते हैं, इतने बेशरम है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए एमएस आंसर को याद करना। ये कौन है? ये अल्फा है क्या? अल्फा अल्फा। ये कौन है? अल्फा प्लस अल्फा। ये कौन है? अल्फा प्लस बीटा। ये कौन है? बीटा प्लस बीटा। कैसे काम हो जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, मैच कर लो, आंसर ठोक दो। मैच कर लो, आंसर ठोक दो। मैं इस नहीं बताऊंगा ना। 2021 में फिर क्वेश्चन आया, फ्रक्टोज कैसा एग्जांपल है? एल्डोहेक्सोज, हेप्टोज, कीटोहेक्सोज, पाइरानोज। सर फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन है, कीटोहेक्सोज बोल दूं क्या? क्वेश्चन खटाखट होते हैं यदि बहुत अच्छा, यदि किसी ने पढ़ा दिया और आपने सीख लिया हो। कहता है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसकी हाइड्रोलिसिस से दो रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड मिलते हैं, उस शुगर का नाम बताओ। सर एक कंपाउंड जो दो कंपाउंड्स देता है वो एक ही है, कौन? सुक्रोज। सुक्रोज है भाई, वो सुक्रोज है। अरे ग्लूकोज है। अरे भाई ये फ्रक्टोज है, और दोनों के दोनों रिड्यूसिंग है मेरे भाई। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग, और ये है नॉन रिड्यूसिंग। कहाँ है आंसर? कहाँ है सुक्रोज? चिपका दो, चिपका दो, डरो मत। आगे बढ़ते चलो, मैं बहुत शानदार पढ़ाया हूं, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कहता है ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, सही बात है, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अमाइलोज इज ए ब्रांच इन पॉलीमर, अरे नहीं। अबे ये तो लीनियर था, ये लीनियर था, ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, आंसर हो गया। फिर भी पढ़ो। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेक्स द सेलुलोज पॉलीमर। हाँ, सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सही बात है। मतलब स्टेटमेंट्स तुम्हें याद है ना, जुबानी याद है। क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का सबसे आसान आता है, सबसे आसान। और करो। कहता है कंपाउंड ए डी लैक्टोज डी ग्लूकोज का देता है। कोई कहेगा भाड़ में जाए ऑप्शन, मुझे पता है लैक्टोज है वो। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ऐसा रखना, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ऐसा रखना, मजा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बीटा C1C4। कुछ नहीं, MSC। ये कौन? अल्फा प्लस अल्फा। ये कौन है? अल्फा प्लस बीटा। ये कौन है? बीटा प्लस बीटा। सी यानी लैक्टोज। कहाँ है आंसर? चिपका दो। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं। जेई के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आए कॉन्फिडेंस, देखना। कहता है सीखना, मल्टीपल करेक्ट है, आराम से प्यार से। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शुगर एक्स और वाई। दो कंपाउंड दिखा रखे हैं, पूछा है कौन रिड्यूसिंग कौन नॉन रिड्यूसिंग। सीखना बहुत प्यार से। इस कंपाउंड को देखो, यहाँ देखो। ये ओ आर वाला लिंकेज है। ओ आर वाला लिंकेज है तो यार हेमी एसिटल हेमी कीटल तो नहीं है ना, तो मैं इसको नॉन रिड्यूसिंग कह दूं। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ देखना। ओ एच ओ आर वाला लिंकेज है, हेमी एसिटल होते ही ये रिड्यूसिंग हो गया क्या? तो यानी एक्स तो है नॉन रिड्यूसिंग, ये आंसर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन आंसर है, एक्स नॉन रिड्यूसिंग वाई रिड्यूसिंग। आधा काम खत्म। और ऑप्शन पढ़ो, एक अल्फा और एक बीटा। सर ये कैसे देखूं? तो कुछ नहीं, तुम्हें बताया तो था। CH2OH और OH यदि अपोजिट हों, यदि अपोजिट हों तो कौन सी फॉर्म है? अल्फा। और CH2OH ऊपर, CH2OH और OH तोड़ दो ना, इसको तोड़ दो। OH ऊपर ही तो आएगा, OH ऊपर आएगा। OH और CH2OH सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। आप कहेंगे बीटा, आप कहेंगे बीटा, सी आंसर हो गया क्या? कैसे बोल रहा हूँ? ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये देखो, ये देखना, ये ऊपर और ये भी ऊपर, ये ऊपर और ये ऊपर, तो बीटा कौन? ठीक है ना। ये 2011 का क्वेश्चन। कहते हैं खतरनाक सा जो कंपाउंड बना रखे क्या है? क्यों डरते हो? कार्बन गिनो कितने, रिंग में कितने एटम से गिनो। ये कार्बन नंबर 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, 3 4 5, और ये सिक्स, ये ऑक्सीजन हो गया। अरे 6 मेंबर, 6 मेंबर एल्डिहाइड होगा, एल्डोहेक्सोस होगा। कीटोहेक्सोस नहीं हो सकता, फ्यूरेनोज नहीं हो सकता, या तो एल्डोहेक्सोस होगा या अल्फा पायरेनोज। पायरेनोज भी 6 मेंबर के लिए। अब सीखना,
फर्स्ट कार्बन पर OH है ऊपर, फिफ्थ कार्बन पर CH2OH है ऊपर, दोनों सेम साइड, दोनों सेम साइड। आप क्या बोलेंगे, क्या आप इसे बीटा पायरेनोस बोलेंगे? तो ये आंसर भी गलत। एक ही आंसर है क्या, एल्डो हेक्सोस। 6 मेंबर की रिंग एल्डिहाइड से आई होगी, एल्डो हेक्सोस। जेई का आया हुआ क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन था जब 180 नंबर का पेपर था। आज देख रहे हैं जे एडवांस के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल से, डर ही खत्म कर दूंगा, डर ही खत्म कर दूंगा। कहता है व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस एग्जिस्ट इन इट्स डी कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। एल्डोहेक्सोस एग्जिस्ट इन द डी कॉन्फ़िगरेशन, पायरेनोज में बताना है। पायरेनोज का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। सोचना, क्या ये वही होगा क्या? ये कार्बन इस पर अटैक करेगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, सारा खेला कुछ ऐसा ही ना। अब सीखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फर्स्ट कार्बन पे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, सेकंड कार्बन पे तो H और H है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। थर्ड कार्बन पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, HOH की। क्या फोर्थ कार्बन पे भी H और OH की दो पॉसिबिलिटीज? मैं रेंडमली एक एक फॉर्म दिखा रहा हूँ। क्या फिफ्थ कार्बन पे CH2OH? क्या फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर ही रहेगा क्या? कहता है डी कन्फिग्रेशन, डी कन्फिग्रेशन रखने का मतलब, डी कन्फिग्रेशन रखने का मतलब ये होता है क्या दोस्त, जब आप इसकी डी फॉर्म बनाएंगे तो कुछ ऐसा रहा होगा ना। भाई यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ फिक्स है क्या? यहाँ फिक्स है क्या, OH कहाँ रहा होगा? क्या दोस्त OH राइट हैंड साइड ही रहेगा, डी रखने का मतलब इस पे जब अटैक करेंगे तो ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5। क्या ये वाला OH राइट हैंड साइड से अटैक करेगा क्या? अब सोचना, कायरल सेंटर कहते हैं कितने स्टीरियोआइसोमर, काउंट कायरल सेंटर काउंट करो, एक, दो और ये 3। क्या इसका कन्फिग्रेशन तो फिक्स है ना? क्या इसका कन्फिग्रेशन तो फिक्स है? क्या पॉइंट में ऐसा बोल दूं क्या, 3 कायरल सेंटर के साथ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, क्या दोस्त, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि इस कायरल सेंटर का कुछ नहीं हो सकता, इस चीज ये जो कायरल सेंटर नहीं, ये वाला, इसका स्टीरियो फिक्स है। बाकी सबका चेंज हो सकता है, किस किसका, फर्स्ट का चेंज हो सकता है, थर्ड का चेंज हो सकता है, फोर्थ का चेंज हो सकता है। फर्स्ट में स्टार बना दिया, थर्ड में स्टार बना दिया, फोर्थ में स्टार बना दिया। नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स डिसिमिलर एंड 2 की पावर n कितना, 3, 3 कायरल सेंटर तो 8 आंसर हो जाएगा। स्टीरियो मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा, स्टीरियो को मिक्स करते हुए क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में आनंद आ गया क्या? क्वेश्चन में मजा आ गया हो तो कमेंट करके बता देना। अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2000 बेसिकली 15 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे स्टीरियो का दमदार क्वेश्चन लगता है, मुझे पर्सनली स्टीरियो का एक अच्छा क्वेश्चन लगता है। जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। कहता है डी प्लस ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज है। प्लस का मतलब इतना है कि कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट डाला, तो इस कंपाउंड ने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया, ठीक है। कहता है वो स्ट्रक्चर बताओ जो एल हो और माइनस हो। सोच कर देखना, प्लस का माइनस कब पॉसिबल है? क्या प्लस का माइनस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मिरर इमेज ले लो? यदि इसका अल्फा ऑब्जर्व प्लस है, मिरर इमेज लेते ही माइनस हो जाएगा। आप मिरर इमेज ले लीजिए, आंसर दिख जाएगा। कैसे कैसे कैसे? ये रहा OH H, ये रहा HOH, ये रहा OH H, ये रहा OH H, ये रहा CH2H। और ध्यान से सोचो तो पहला ही ऑप्शन आंसर है क्या? ऑटोमेटिकली लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो इसको L कह दूंगा। प्लस का माइनस कैसे किया, जस्ट मिरर इमेज लिया, जस्ट मिरर इमेज लिया, आंसर। बहुत अच्छा, बेसिक, बहुत बेसिक पॉइंट पर जे एडवांस ने क्वेश्चन बनाया था। कैसे बनाया, आप आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, आई थिंक आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया लगा होगा प्लस का माइनस कैसे किया है, जस्ट मिरर इमेज लेते हुए। क्लियर है? कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन है डी ग्लूकोज का, जे एडवांस का क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर से। डी ग्लूकोज है, इसका बीटा फॉर्म बनाओ, बीटा फॉर्म बनाओ एल में, बीटा फॉर्म बनाओ एल में। आप सोचो, बीटा फॉर्म आपको डी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म आता है क्या? हाँ सर, कैसे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन डाउन, अप डाउन। अब जब डी का एल लेना है तो मैं मिरर इमेज ले लूं क्या? क्या मैं मिरर इमेज से काम चल जाएगा क्या? बीटा एल ग्लूकोपाइरानोस। क्या दोस्त मैं डायरेक्टली कहूँ, मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊं तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्या? देखना, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, आंसर हो गया क्या?
बहुत चालाकी से मैंने इसका आंसर किया, बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज। आपको करना कुछ नहीं है, आप इसकी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को पलट देना, फॉर्म बना लेना, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। मैंने बीटा का यूज किया, अप डाउन वाला, अप डाउन वाला, और मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, और मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। क्या पता लगा मैंने कैसे बोला है, क्या पता लगा मैंने कैसे बोला है। चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा ये क्वेश्चन करते हुए। चलो कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से आए हुए सारे क्वेश्चन आपके सामने। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इज और आर लिखा है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। पॉइंट पर पूछ लिया जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या पॉइंट देखना, मैं दिखाता हूँ। ये है ना, देखना, ये अल्फा जो ग्लूकोज का है प्लस है ना, और फ्रक्टोज का माइनस है, तो ये डेक्स्ट्रो और वो लीवो। इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है क्या। ये डेक्स्ट्रो या लीवो है, तो सही बात हो गई। कहता है ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो ग्लूटामिक एसिड मिलता है। चेक करते हैं, ग्लूटामिक तो नहीं मिलता है। यदि मैंने फोर्स भी किया था, आप उसको ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। देखना कैसा एसिड मिलता है, क्या ग्लूकोनिक एसिड मिलता है क्या ब्रोमीन वाटर के साथ, उन्होंने लिख दिया ग्लूटामिक। और यहाँ पे भी ग्लू कैरिक मिलता है, टाइमिक का तो सवाल ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्या, क्या दोस्त, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्या। मतलब आपको चीजें याद है तो एडवांस वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लोगे। ये गलत हो गया। कहता है मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी। सही बात है, मोनोसेक्राइड्स को नहीं तोड़ा जा सकता। कहता है दो 6 मेंबर की साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमस। मतलब डी ग्लूकोज फॉर्म से आप दो साइक्लिक 6 मेंबर की रिंग बना रहे हैं ना, एक का नाम अल्फा दे रहे हो, का बीटा। एनोमेरिक कार्बन पे दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो आप इसे एनोमर कहेंगे। जी हाँ, तो क्या इसके करेक्ट आंसर ए सी डी है क्या, 2019 का क्वेश्चन जे एडवांस का। 2021 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टीरियो का इन्होंने बहुत बेहतरीन यूज करवाया। क्या किया, कहता है HNO3 डालो। क्या दोस्त मैं ऐसा कहूंगा, इसके अंदर जब HNO3 डालोगे तो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होगा। बाकी तो ये एज इट इज, चार मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और लास्ट वाला ये भी ऑक्सीडाइज होगा। क्या मैं ऐसा कहूंगा, ये ओ एच राइट हैंड साइड है, ये ओ एच राइट हैंड साइड है, ये ओ एच और ये ओ एच, कुछ ऐसा कंपाउंड होगा ना। कहते हैं इसका जो कंपाउंड बना है ना, इसका अल्फा ऑक्सीडाइड है +52.7। ठीक है, कहता है वो चारों ऑप्शन में से कंपाउंड हटो, जब उनमें HNO3 डाले तो वो जो प्रोडक्ट आएगा उसका अल्फा ऑक्सीजन -52.7। क्या बोला, आपने क्वेश्चन में HNO3 डाला, इस कंपाउंड में आपको ये कंपाउंड मिला, इसका अल्फा ऑक्सीजन आता है +52.7। चारों ऑप्शन में 1 बाय 1 HNO3 डालो, जो कंपाउंड मिलेगा वो आंसर बताना जिसका हो -52.7। क्या वो आंसर वो होगा जो इसका जस्ट मिरर इमेज हो, क्योंकि ये प्लस है तो ये -52.7 हो जाएगा कि जस्ट मिरर इमेज लेने पे। अब देखना, मैं सी वाले कंपाउंड में ना HNO3 डालता हूँ, सी वाले कंपाउंड में HNO3 डालता हूँ, और स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ, COH, ये COH। क्या ये OH यहाँ आएगा, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा, ये H, ये OH, ये OH, ये OH, ये H और H। क्या जस्ट इसका मिरर इमेज नजर आ रहा है, जस्ट इसका मिरर इमेज, सी मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टीरियो का। कंपाउंड है HNO3 डालो, कंपाउंड बना डी ग्लूकोज में, फिर अल्फा आया, वो आंसर बताओ जब उनमें HNO3 डाले तो उसका -52.7, जस्ट मिरर, इसका मिरर इमेज। डी भी आएगा, और डी कैसे आएगा दोस्त, 180 डिग्री रोटेशन करने, जो कंपाउंड बने ना उसमें 180 डिग्री, जो कंपाउंड बने उसमें 180 डिग्री रोटेशन कर देना, क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर करने में कोई चेंज नहीं आता। इसके दो आंसर्स होंगे, वन, ए सी और डी। डी वाला ऑप्शन कब आएगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, उसको आप 180 डिग्री घुमाएंगे, प्लेन में ही 180 डिग्री घुमाएंगे, आपको आंसर दिख जाएगा। पता लग गया क्या पॉइंट है। ओह, इसी के साथ मैंने सारा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ सारा कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ा दिया है। हालांकि इसमें जो अगला सेगमेंट है विच इज अमीनो एसिड, बट मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि यार टाइम मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 घंटा ये लेक्चर हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को वन शॉट में रखते हैं, अगले सेगमेंट में अमीनो एसिड्स और बचाओ पार्ट मैं निपटा देता हूँ। यानी जैसा मैंने कहा तो था कि पूरा ही लेक्चर, बट इसमें समय काफी ज्यादा लग गया बहुत अच्छे से पढ़ाने में। तो इस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पार्ट वन के अंदर। बायोमोलिक्यूल के अगले पार्ट में अमीनो एसिड्स और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड विटामिन वाली चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बट आई होप आपको पार्ट वन में बहुत ईमानदारी से मजा आया होगा, कार्बोहाइड्रेट आपने सीख लिया होगा।
पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूँ और आप सीख लेना यहाँ से। बायोमोलिक्यूल के वन शॉट रिवीजन में मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा दिया। लेक्चर का ड्यूरेशन 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कर दूं, दैट इज फॉर अमीनो एसिड्स। ठीक है, पहला लेक्चर आपने देख लिया, आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में।